नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, कन्नौज में या वाराणसी में? या वाराणसी में। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी थानेश्वर। लेकिन कन्नौज राजधानी स्थानांतरित करने का कारण था राजश्री को सहायता देना। किसे? राजश्री को सहायता देना। राजश्री कौन है? तो हर्षवर्धन की बहन है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री थी और राजश्री को सहायता करने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। अब हर्ष राजधानी स्थानांतरित करने के बाद कन्नौज जो था उत्तर भारत का सबसे प्रमुख नगर बन गया। उत्तर भारत का सबसे प्रमुख नगर बन गया। अब आगे आने वाली अनेक शताब्दियों तक कन्नौज साम्राज्य का केंद्र बना रहा। कन्नौज साम्राज्य का केंद्र बना रहा। कन्नौज की प्रतिष्ठा वही है जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की हुआ करती थी। पाटलिपुत्र की हुआ करती थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कन्नौज। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? मौर्य से थे, गुप्त से थे या पुष्यभूति से थे या चालुक्य वंश से संबंधित थे? तो हम सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित है, लेकिन जो वर्धन वंश का संस्थापक है, वर्धन वंश का जो संस्थापक है वह है पुष्यभूति। वो है पुष्यभूति। और पुष्यभूति संस्थापक होने की वजह से इसे हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के नाम से भी हम इसे जानते हैं। हर्षवर्धन के जो पिता रहे, हर्षवर्धन के पिता रहे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था राज्यवर्धन। और इनकी बहन हम सभी जानते ही हैं कि बहन का नाम राजश्री था। क्या था? राजश्री। हर्षवर्धन के शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल था वह 606 से 647 तक का शासनकाल रहा। 606 से 647 ईस्वी तक का शासनकाल रहा। ह्वेनसांग इनके शासनकाल को दो भागों में विभाजित करता है, एक 606 से 612 ईस्वी तक और एक 612 से 642 ईस्वी तक। 606 से 612 और 612 से 642, दो कालखंडों में इनके शासन को विभाजित करता है। पहला जो कालखंड है इसे युद्ध काल कहा गया। इसे युद्ध काल कहा गया। और जो 612 से 642 का समय है इसे शांति काल कहा गया। इसे शांति काल कहा गया। लगभग 30 वर्ष तक शांति काल रहा। लगभग 3 वर्ष तक शांति काल रहा। वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा हर्षवर्धन। वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा। इसकी उपाधियों की बात करें, इसकी उपाधि की बात करें तो यह स्वयं को शिलादित्य और राजपुत्र कहता था। स्वयं को शिलादित्य और राजपुत्र कहता था। राजपुत्र कहता था। अन्य उपाधियों की बात करें तो मगधराज, जो कि 641 में इसने धारण की। 641 ईस्वी में इसने धारण की। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि इसने धारण की, जो कि एहोल अभिलेख में उल्लेखित है। कहां पर? एहोल अभिलेख में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। और इसकी रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। इसकी अन्य उपाधियों में
सकलोत्तर पथनाथ और परम माहेश्वर की उपाधि भी शामिल है। इसकी उपाधियां हैं। रचना की बात करें तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका इसकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पुष्यभूति वंश या संबंधित है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति या वात्स्यायन तो आप सभी जानते हैं कि हर्षचरित के जो लेखक हैं वह बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाणभट्ट, जो कि हर्ष के राज दरबारी कवि थे, राज दरबारी कवि रहे। कौन? बाणभट्ट। इनकी रचना आप सभी जानते हैं, हर्षचरित के साथ साथ इनकी है कादंबरी और इसके साथ साथ पूर्व पीठिका और चंडी शतक इनकी रचनाएं रही। हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित में जो पूरे अध्याय हैं वह 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्यायों में जो प्रथम 3 अध्याय हैं इसमें बाणभट्ट की जीवनी है। इसमें बाणभट्ट ने अपनी जीवनी लिखी है, बाणभट्ट की जीवनी। और जो बाकी 5 अध्याय हैं, इस 5 अध्याय में हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को लिपिबद्ध किया गया है। हर्षवर्धन के बारे में है, हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को लिपिबद्ध किया है इसने। किसने? बाणभट्ट ने। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? 500 से 505, 590 से 650, 606 से 647 और 610 से 660। हम सभी जानते हैं, अभी हमने देखा भी कि इसका जो शासनकाल रहा वह 606 से 647 रहा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 606 से 647। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में आए चीनी यात्री का नाम क्या था? भारत में आए चीनी यात्री का नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि जो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री आया उसका नाम हुएनसांग था। क्या नाम था? हुएनसांग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, हुएनसांग। इसका मूल नाम था चेन आई। इसका मूल नाम था। हुएनसांग का मूल नाम चेन आई। इसकी उपाधियों की बात करें तो उपाधि था प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स की उपाधि से दी गई। तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार। वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया, महायान देव कहा गया, और मोक्ष देव कहा गया। यह सब इसकी उपाधियां थी। वर्तमान शाक्य मुनि, महायान देव या मोक्ष देव, यह सब इसकी उपाधि थी। यह हुएनसांग जो था लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहा। 16 वर्ष तक भारत में रहा और नालंदा में अध्ययन करता रहा। 16 वर्ष कब से कब तक रहा? तो 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। यह 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इसकी यात्रा वृत्तांत का जो नाम है आप सभी जानते हैं कि सी यू की इसकी यात्रा वृत्तांत है, जिसका मतलब होता है पाश्चात्य संसार का लेख। इसका मतलब होता है सीयूकी का। बाद में इसका अनुवाद अंग्रेजी में बिल ने किया, बात की बातें हैं, लेकिन सीयूकी का जो अर्थ होता है वह है पाश्चात्य संसार का
लेख। इस ग्रंथ में सीयूकी में इसने लगभग 138 देशों का उल्लेख किया है। 138 देशों का विवरण दिया है इसमें 138 देशों का। यह नालंदा में 6 वर्ष तक रहा और 6 वर्ष तक रुक कर जो आचार्य शीलभद्र थे उनसे शिक्षा ग्रहण करता रहा। किसे? आचार्य शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र से शिक्षा ग्रहण करता रहा। यह भारत को ब्राह्मणों का देश कहता था और ब्राह्मणों की प्रशंसा भी करता था, ब्राह्मणों की प्रशंसा भी करता था। ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है, महायान संप्रदाय है, इस संप्रदाय का अनुयायी था, महायान संप्रदाय का अनुयायी था ह्वेनसांग। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम ह्वेनसांग था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हर्षवर्धन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली या सभी? तो हमने भी देखा कि हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली तीनों को लिखा है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सभी को लिखा, सभी को लिखा इसने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के किस भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने गद्दी संभाली? तो हम सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। क्या था? राज्यवर्धन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजगद्दी को संभाले। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख कवि का नाम क्या था? भवभूति, वात्स्यायन या बाणभट्ट या माघ? तो हमने भी देखा कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस धर्म का पालन किया? हर्षवर्धन ने किस धर्म का पालन किया? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का या हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? या इस्लाम धर्म। तो हम सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म का पालन करता था। बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय का? तो महायान संप्रदाय का, महायान संप्रदाय का, जिस संप्रदाय को ह्वेनसांग भी मानता था। ह्वेनसांग भी महायान संप्रदाय को ही मानता था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का संबंध किस नगर से था? हर्षवर्धन का संबंध किस नगर से था? थानेसर, पाटलिपुत्र, उज्जैन या वाराणसी? या वाराणसी। तो हम सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, थानेश्वर। थानेश्वर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार में एक महत्वपूर्ण बौद्ध संत कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार में एक महत्वपूर्ण बौद्ध संत कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे या दिवाकर थे या कुमारिल भट्ट थे? या कुमारिल भट्ट थे। तो हर्षवर्धन के दरबार में जो संत हुआ करते थे वो थे दिवाकर मित्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, दिवाकर मित्र, जो कि बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। ये वही दिवाकर मित्र हैं जिनकी सहायता से हर्ष राजश्री का पता लगाते हैं, पता उस समय लगाते हैं जब वह चिता बनाकर सती होने जा रही थी। जब वह चिता बनाकर सती होने जा रही थी उस समय दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन उन्हें बचाने में सफल हुए। यह हर्ष के प्रमुख चिकित्सक भी हुआ करते थे, प्रमुख चिकित्सक भी हुआ करते थे। कौन? दिवाकर मित्र। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद हर्षवर्धन दक्षिण भारत में नहीं जा सके? किस युद्ध के बाद हर्षवर्धन दक्षिण भारत में नहीं जा सके? थानेसर युद्ध, नर्मदा युद्ध, उज्जैन युद्ध या कन्नौज युद्ध? या कन्नौज युद्ध। तो हम सभी जानते हैं कि नर्मदा युद्ध जो कि 630 से 34 के बीच में लड़ा गया, किसके बीच में? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, जो कि चालुक्य नरेश थे, जो कि चालुक्य नरेश थे। इन दोनों के बीच में लड़ा गया नर्मदा का युद्ध। इस युद्ध में हर्ष पराजित होते हैं और पुलकेशिन
द्वितीय विजयी होते हैं। पुलकेशिन द्वितीय विजयी होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, नर्मदा युद्ध के बाद हर्षवर्धन दक्षिण भारत में नहीं जा सके। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की कौन सी रचना नाटक है? हर्षवर्धन की कौन सी रचना नाटक है? प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली या सभी? तो इनकी सभी रचनाएं क्या हैं? नाटक हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली सभी के सभी नाटक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासन काल में कितने वर्षों तक भारत में निवास किया? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासन काल में कितने वर्षों तक भारत में निवास किया? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो हर्षवर्धन कितने वर्ष तक भारत में निवास किया? तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 16 वर्ष तक वह भारत में शासन निवास किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख विद्वान का नाम क्या था? हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख विद्वान का नाम क्या था? वराहमिहिर, अमर सिंह, बाणभट्ट या कालिदास? तो वराहमिहिर, अमर सिंह, कालिदास एक कोई नहीं था इनके दरबार में, बाणभट्ट इनके दरबार में रहते थे। बाणभट्ट इनके दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा था जहां धार्मिक सम्मेलन होते थे? जहां धार्मिक सम्मेलन होते थे, प्रयाग में, मथुरा में, थानेसर में या वाराणसी में? तो हम सभी जानते हैं कि हर्ष के समय में जो प्रसिद्ध धार्मिक सम्मेलन होते थे वो कहाँ होते थे? प्रयाग में होते थे। कहाँ पर? प्रयाग में। हर्ष के काल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष क्या होता था? प्रयाग में एक आयोजन, एक समारोह का आयोजन होता था, जिसे क्या कहते थे हम? महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद कहा जाता था इसे, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इस महामोक्ष परिषद के 6वें वर्ष में जो 6वां समारोह था, 6वें समारोह में ह्वेनसांग भी शामिल हुआ। कौन? ह्वेनसांग शामिल हुआ। और इसमें कहा जाता है कि इस 6वें समारोह में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए। लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए और यह परिषद लगभग 75 दिन तक चलता रहा। कितने दिन तक? 75 दिनों तक चलता रहा। तो हर्षवर्धन के समय में सबसे प्रसिद्ध स्थान जहां पर धार्मिक सम्मेलन होते थे वो कहाँ है? प्रयाग था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। सभी जानते हैं कि प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम था, भाई का नाम राज्यवर्धन था और बहन का नाम राजश्री था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का प्रमुख प्रतिद्वंदी राजा कौन था? हर्षवर्धन का प्रमुख प्रतिद्वंदी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, यशोधर्मन, समुद्रगुप्त या शशांक? तो इनका प्रतिद्वंदी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। इन दोनों के बीच में नर्मदा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुए और पुलकेशिन द्वितीय विजित हुए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? क्या नाम था? राजश्री था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, राजश्री था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के अनुसार हर्ष का प्रारंभिक शासक क्षेत्र कौन सा था? हर्ष का प्रारंभिक शासक क्षेत्र कौन सा था? कन्नौज था, पाटलिपुत्र था, उज्जैन था या थानेसर था? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर्ष का जो प्रारंभिक शासन क्षेत्र था वो था थानेसर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, थानेसर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस स्थान पर महायान बौद्ध धर्म का समर्थन किया? हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस स्थान पर महायान बौद्ध धर्म का समर्थन किया? थानेसर में, नालंदा में, कन्नौज में या प्रयाग में? तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नालंदा में महायान बौद्ध धर्म का समर्थन किया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, नालंदा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ह्वेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम है सीयूकी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सीयूकी।
अभी हमने देखा इसकी पुस्तक शिव की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के शासनकाल का एक प्रमुख युद्ध कौन सा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा? एक प्रमुख युद्ध कौन सा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा? तो हमने अभी देखा कि नर्मदा युद्ध, जो कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ, जिसमें हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा और पुलकेशिन द्वितीय विजित हुए। तो नर्मदा का युद्ध, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, नर्मदा का युद्ध। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में प्रयाग का क्या महत्व था? शिक्षा का केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, धार्मिक सम्मेलन स्थल या व्यापारिक केंद्र? या व्यापारिक केंद्र। तो हर्षवर्धन के समय में प्रयाग धार्मिक सम्मेलन का स्थल था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, धार्मिक सम्मेलन स्थल, जहां पर हम सभी जानते हैं कि महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन की शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या था? हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन की शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या था? विशाल सेना, नौसेना या जनता का समर्थन या विदेशी सहायता? या विदेशी सहायता। तो हर्षवर्धन की शक्ति का जो प्रमुख स्रोत था वह था विशाल सेना, वह था विशाल सेना। हर्ष की सेना के बारे में कहा जाता है कि हर्ष की 3 मुख्य सेनाएं थी। हर्ष की 3 मुख्य सेनाएं थी, जिसमें पहला था पैदल सेना, दूसरा था अश्वरोही और तीसरा हाथी। तीसरा हाथी। ह्वेनसांग की बात करें तो इसके अनुसार हर्ष की सेना में लगभग 60,000 हाथी थे और 1 लाख क्या थे? घोड़े थे। 1 लाख घोड़े थे। हर्ष के हाथी की बात करें जिस पर हर्ष सवार होता था, तो हर्ष के हाथी का नाम था दर्पशात। दर्पशात इसके हाथी का नाम था। सेना का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वह महाबलाकृत था, वह महाबलाधिकृत था, महाबलाधिकृत होता था। गज सेना का प्रधान अगर बात करें, गज सेना का प्रधान कौन होता था, तो उसे कटुक कहते थे। क्या कहते थे? कटुक। उसे कटुक कहते थे, कटुक। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है, विशाल सेना। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राजा बनना किस घटना के बाद हुआ? किस घटना के बाद हर्षवर्धन उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बने? राजश्री की मृत्यु के बाद, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, पुष्यभूति वंश के अंत के बाद या थानेसर युद्ध के बाद? तो हम सभी जानते हैं कि इनके बड़े भाई जो राज्यवर्धन थे, उनकी मृत्यु के बाद जो गद्दी था वो संभालना किसे हुआ? हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बने। इसी घटना के बाद वह राजा बने। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का प्रमुख शासक कौन था? हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का प्रमुख शासक कौन था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय या चोल? तो हम सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन का जो समकालीन शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का? चालुक्य वंश का। कौन से चालुक्य थे ये? तो ये वातापी के चालुक्य थे। कहाँ के? वातापी या बादामी। वातापी या बादामी। वर्तमान में यह कर्नाटक का जो बीजापुर जिला है वहां पर है। कर्नाटक का बीजापुर जिला। पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि थी परमेश्वर। परमेश्वर इसकी उपाधि रही और यह 610 से 642 तक शासन किया। 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, हर्ष का समकालीन पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कौन सा धर्म अपना लिया? कौन सा धर्म अपना लिया? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, महायान बौद्ध धर्म या जैन धर्म? या
जैन धर्म। तो हर्षवर्धन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया। महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासन काल में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया? किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया? गणराज्य, सामंती, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत? या विकेंद्रीकृत। तो हर्षवर्धन का जो शासन रहा वह केंद्रीकृत रहा, वह केंद्रीकृत रहा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, केंद्रीकृत। केंद्रीय शासन में कौन कौन लोग रहते थे? तो सम्राट होता था, मंत्री परिषद होता था, मंत्री परिषद, और राज पदाधिकारी होते थे, राज पदाधिकारी होते थे। यह इसके केंद्रीय शासन में होते थे, सम्राट, मंत्री परिषद और राज्य पदाधिकारी। हर्ष की प्रशासनिक संरचना की बात अगर हम करें तो इसमें केंद्र में तो राजा होता था, केंद्र में राजा होता था, लेकिन उसके बाद जो भुक्ति थी, भुक्ति को हम प्रांत के नाम से जानते हैं, प्रांत भुक्ति था, इसका ऊपरिक जो अधिकारी होता था उसे ऊपरिक कहते थे, ऊपरिक या राज्यपाल भी कहते थे, राज्यपाल, लोकपाल के नाम से इसे जानते थे। उसके बाद विषय होता था, विषय जिसे हम जिला कहते हैं, जिला कहते थे। इसका जो प्रमुख होता था उसे विषयपति, उसे विषयपति कहते थे। इसके बाद ग्राम, ग्राम में ग्रामाक्ष पटलिक होता था, ग्रामाक्ष पटलिक। इनका जो कार्य होता था गांव का लेखा जोखा रखना, गांव का लेखा जोखा रखना, किसका? गांव का। और अक्षपटलिक जो होता था, अक्षपटलिक, यह लेखा जोखा रखता था पूरे साम्राज्य का, लेखा जोखा। लेखा जोखा लिपिक होता था, लेखा जोखा लिपिक होता था। इसके बाद पुरडिक, पुरडिक जो कि साधारण लिपिक होता था, साधारण लिपिक होता था। इसके बाद चाट भाट होते थे, चाट व भाट। इस चाट भाट कौन थे? पुलिस कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी हुआ करते थे चाट भाट। दंडपासिक, दंडपासिक, इसके बाद दंडपासिक या इसे दांडिक भी कहते थे, यह पुलिस विभाग का अधिकारी होता था, पुलिस विभाग का अधिकारी होता था, पुलिस विभाग का अधिकारी। जो सर्वगत होता था, सर्वगत, यह गुप्तचर होते थे, यह गुप्तचर होते थे, सर्वगत गुप्तचर होते थे। हर्ष के कुछ और भी पदाधिकारी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि भंडी, जैसे कि भंडी, भंडी क्या था? प्रधान सचिव था, प्रधान सचिव होता था। इसके बाद अवंती, इसके बाद अवंती, इसे महासंधि विग्रह कहते थे, महासंधि विग्रहिक कहते थे, इसे महासंधि विग्रहिक कहते थे। सिंहनाद, सिंहनाद, इसे महासेनापति कहा जाता था, महासेनापति होता था, उसे सिंहनाद कहते थे। कुंतल अश्वसेना का प्रमुख होता था, कुंतल, यह अश्वसेना का प्रमुख होता था, अश्वसेना का प्रमुख होता था। और स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रमुख होता था। तो यह कुछ पदाधिकारी थे हर्ष के शासनकाल के। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वह कैसा था? केंद्रीकृत था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्य में प्रमुख धर्म कौन से थे? हर्षवर्धन के राज्य में प्रमुख धर्म कौन से थे? बौद्ध और जैन, बौद्ध और हिंदू, हिंदू और इस्लाम, और इस्लाम और जैन, इस्लाम और जैन। हम सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन बौद्ध का संरक्षक के साथ साथ सभी धर्मों का संरक्षक था, लेकिन जो प्रमुख धर्म थे बौद्ध और हिंदू थे, बौद्ध और हिंदू धर्म
हर्षवर्धन राज्य के प्रमुख धर्म थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बौद्ध और हिंदू। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? ह्वेनसांग खुद जाकर उस विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। किस विश्वविद्यालय में? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में प्रयाग में जो धार्मिक सम्मेलन होता था वह किस धर्म से संबंधित था? वह किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से? हम सभी जानते हैं कि हर्ष का प्रयाग में जो धार्मिक सम्मेलन होता था वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए होता था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म के प्रचार, बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समकालीन कवि और नाटककार का नाम क्या था? हर्षवर्धन के समकालीन कवि और नाटककार का नाम क्या था? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः किस नदी तक था? गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा। तो साम्राज्य का विस्तार नर्मदा नदी के तट तक था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षचरित किसकी जीवनी है? राज्यवर्धन की है, राजश्री की है, हर्षवर्धन की है या पुष्यभूति वंश की है? या पुष्यभूति वंश की है। तो हर्षचरित किसकी है? हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने किस राज्य को विजित किया था? हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन किस राज्य को विजित किया? मालवा को, गुजरात को या पंजाब को या कन्नौज को? या कन्नौज को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभाकर वर्धन ने मालवा को विजित किया था। किसे? मालवा को विजित किया था। प्रभाकर वर्धन की जो उपाधियां या एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनकी उपाधियों को देख लेते हैं। उपाधि इनकी थी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, हूण हरिण केसरी, हूण हरिण केसरी, और इनकी उपाधि थी सिंधु राज जोरो, सिंधु राज जोरो, गुर्जर प्रजागरो और मालव लक्ष्मी लता परसु। मालव लक्ष्मी लता परसु, यह सभी जो उपाधियां हैं यह हर्षचरित में उल्लेखित हैं। हर्षचरित में उल्लेखित है प्रभाकर वर्धन की उपाधियां। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है, मालवा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित करने का मुख्य कारण क्या था? हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित करने का मुख्य कारण क्या था? कन्नौज की भौगोलिक स्थिति, धार्मिक महत्व या व्यापारिक अवसर या सभी? तो कन्नौज राजधानी स्थानांतरित करने का जो मुख्य कारण था वह सभी थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सभी। लेकिन राजधानी स्थानांतरण करने का जो सबसे प्रमुख कारण रहा वह अपनी बहन राजश्री को शासन में सहायता करना था। क्योंकि इस समय कन्नौज भारत का राजनीतिक केंद्र बन चुका था। हर्षवर्धन के समय में जो कन्नौज था वो भारत का राजनीतिक केंद्र बन चुका था। आप सभी जानते हैं कि कन्नौज का वही स्थान था जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का और मध्यकाल में दिल्ली का। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सभी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख चिकित्सक का नाम क्या था? जीवक, सुषेण, दिवाकर मित्र या चरक? तो हर्षवर्धन के जो प्रमुख चिकित्सक थे वह थे दिवाकर मित्र, जो कि बौद्ध भिक्षु थे। दिवाकर मित्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का प्रमुख ग्रंथ
रत्नावली किस विषय पर आधारित है? रत्नावली किस विषय पर आधारित है? राजनीति पर, समाज पर, धर्म पर या प्रेम पर? तो रत्नावली किस विषय पर आधारित है? प्रेम पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, प्रेम पर। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में हर्षवर्धन की परोपकारी गतिविधियों का उल्लेख मिलता है? परोपकारी गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत, हर्षचरित, बृहद संहिता या पंचतंत्र? तो हर्षवर्धन से संबंधित जो परोपकारी गतिविधियां थी वह हर्षचरित में मिलती हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, हर्षचरित। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की किस रचना में संगीत का उल्लेख है? हर्षवर्धन की किस रचना में संगीत का उल्लेख है? प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली या हर्षचरित? या हर्षचरित। तो हर्षवर्धन ने जो संगीत का उल्लेख किया हुआ है वह नागानंद में किया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, नागानंद। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का प्रमुख धर्म कौन सा था? भारत का प्रमुख धर्म कौन सा था? शैव धर्म, महायान बौद्ध धर्म, इस्लाम या जैन धर्म? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हम सभी जानते हैं कि महायान बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, महायान बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, हर्षचरित की भाषा कौन सी थी? हर्षचरित की भाषा कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या तमिल? या तमिल। तो हर्षचरित की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संस्कृत। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस शहर में धार्मिक समागम आयोजित किए? हर्षवर्धन ने किस शहर में धार्मिक समागम आयोजित किए? पाटलिपुत्र, प्रयाग, मथुरा या उज्जैन? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रयाग। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में राजाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते थे? राजाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते थे? सूती वस्त्र, रेशमी, ऊनी या चमड़े के? या चमड़े के? तो आप सभी जानते हैं कि राजा महाराजा किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? रेशमी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रेशमी वस्त्र। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? हर्षवर्धन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? संपूर्ण भारत पर राज्य करना, बौद्ध धर्म का प्रचार, व्यापार करना या युद्ध लड़ना? तो हर्षवर्धन का सबसे बड़ा उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म का प्रचार करना। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस भाषा में साहित्य लिखा? हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं, जो नाटक हैं, तीन, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, वो किस भाषा में है? हिंदी में है, पाली में है, संस्कृत में है या तमिल में है? तो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं वह किस भाषा में है? संस्कृत में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, संस्कृत में। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के राज सिंहासन पर बैठने के समय उनकी आयु कितनी थी? तो हर्षवर्धन किस आयु में राज सिंहासन पर बैठे? 12 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में या 25 वर्ष की आयु में? या 25 वर्ष की आयु में? तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे, 16 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार में कवि बाणभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? हर्षवर्धन के दरबार में कवि बाणभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? मेघदूत, हर्षचरित, रघुवंशम या शाकुंतलम? या शाकुंतलम। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हर्षचरित। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कक्षा में यहाँ तक बने रहें, अगर आपको पसंद आ रही है कक्षा, तो आप इस कक्षा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यह आप सभी से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।